करते हैं। जो दूसरा टर्म है इसका नाम है, तीन नाम है, तीनों नाम याद रखिएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नाम अलग अलग है, मीनिंग सबका सेम है। इसके लिए जो सिंबल है वो है डेल्टा आई एच। डेल्टा आई एच को पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसका मतलब समझिए, डेल्टा आई एच, डेल्टा आई एच को क्या पढ़ोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एंथैल्पी। तो डेल्टा आई एच इज डिफाइंड एज the minimum energy देखो एनर्जी तो टर्म में है ही आयोनाइजेशन एनर्जी के, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी है, एंथैल्पी का भी मतलब होता है हीट, तो हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एंथैल्पी का भी मतलब एनर्जी ही है। इसीलिए डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the outermost electron from an isolated gaseous atom. आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है नॉन बॉन्डेड एटम, मतलब ऐसा एटम जो किसी से दूसरे एटम से बॉन्डेड नहीं है, जो अलग अलग एटम्स है। जैसे मान लेते हैं कि कोई गैसियस एटम ए है, इसको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू दिए, और इस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी से इस गैसियस एटम का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो रिमूव हो गया तो इस पर चार्ज आ जाएगा 1 पॉजिटिव, और गैसियस एटम था तो अब हो गया गैसियस आयन, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो ये जो लिखा गया है ए गैस, यही है आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या है ये है आइसोलेटेड गैसियस एटम, अलग किया सर हुआ गैस। आइसोलेट क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? आइसोलेटेड नॉन मतलब? आइसोलेट में क्या होता है, इसका इंग्लिश में डिक्शनरी खोजना, मीनिंग मिल जाएगा। आइसोलेट का मतलब यहाँ जो केमिस्ट्री में मीनिंग है वो बता दिए हैं, यहाँ लिखा है नॉन बॉन्डेड एटम, मतलब ऐसा एटम जो किसी दूसरे एटम से बॉन्ड नहीं बनाया है, और बॉन्ड नहीं बना है एटम एटम के बीच में, तो सारा एटम्स एक साथ नहीं ना रहेगा, वो सब अलग अलग रहेगा। अगर बॉन्ड बना हो तो ऐसे दिखाते हैं, ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है, इसमें से कोई अलग नहीं है। लेकिन जब बॉन्ड नहीं है तो ये सारा एटम्स अलग अलग हो गया, इसी को नॉन बॉन्डेड एटम या इसी को आइसोलेटेड, आइसोलेट मतलब अलग करना। तो एटम्स अलग अलग हो, अलग अलग का मतलब केमिस्ट्री में होता है नॉन बॉन्डेड, बॉन्ड नहीं बनाया हो। तो क्लियर हो गया आइसोलेटेड एटम का मतलब। यस सर। और किसी को डाउट आइसोलेटेड एटम पर? चलो कोई बात नहीं। तो आइसोलेटेड एटम यही हो गया, अलग अलग एटम, बॉन्डेड नहीं है। तो ऐसे आइसोलेटेड एटम से को क्या किया गया यहाँ पर, तो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, जिससे उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया,
और इलेक्ट्रॉन के हटने से, निकलने से एटम आयन केटायन में बदल जाता है। तो ये जो बना है ये हुआ गैसियस केटायन। और कितना चार्ज है? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी गैसियस एटम को यूनिट पॉजिटिव गैसियस केटायन में बदलने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ Q के साथ लिख लो Q मिनिमम, MIN। Q एनर्जी है और कैसा एनर्जी है भाई? तो मिनिमम। इससे कम देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इससे अधिक देंगे तो तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। फिर से सुन लो, अगर मान लो कि लेट नहीं करो, इफ कहो कि इफ Q मिनिमम इज इक्वल टू 29.9 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन 29.9 किलो जूल हीट इज गिवन, देखना साथ में पर मोल लिखा है तो समझना कि जब इतना अमाउंट ऑफ हीट, कितना, तो जो वैल्यू है 29.9, इतना जब देते हैं किसी एटम को, 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल एटम आर रिमूव्ड। क्योंकि वैल्यू जो है पर मोल में दिया है तो समझना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल एटम से रिमूव हो गया है। कब हुआ है? जब 29.9 किलो जूल ऑफ एनर्जी दिया गया है। इसका दूसरा मतलब ये है कि एनर्जी, दूसरा मतलब ये से समझो कि अगर मान लो कि इफ 29.8 किलो जूल इज गिवन, तब क्या होगा? बताओ क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन हटेगा। नहीं हटेगा, इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिमूव्ड। अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला। क्यों नहीं निकलने वाला? क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी है, इससे कम देंगे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकालने के लिए ये मिनिमम एनर्जी देना ही पड़ेगा, और ये जो मिनिमम एनर्जी दिया गया इसी का नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर इससे अधिक अमाउंट ऑफ हीट देंगे, अगर हम लोग इस इतना से ज्यादा हीट देंगे तब क्या होगा? तो बोलो। हो जाएगा रिमूव। कब हाँ, निकले? तब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। जैसे मान लो 30 किलो जूल दिए तो भी रिमूव होगा, 31 किलो जूल दिए तब भी रिमूव होगा, 32 किलो जूल दिए तब भी रिमूव होगा। लेकिन इन सारे वैल्यूज को आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं कहते। इसमें से जो मिनिमम वैल्यू हो जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए उसी को कहते आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर Q का वैल्यू जो आया है, जो अभी दिया हुआ है 29.9, तो हम लोग कहेंगे
therefore delta IH equal to 29.9 किलोजूल। दूसरी बात, आप थोड़ा सा पढ़े हैं 9th-10th में रिएक्शंस के बारे में कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो तरह का होता है। माइक खराब है भाई, आपका माइक किसी का खराब है? आवाज नहीं आ रहा है। आवाज तो मेरी जा ही रही होगी। कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जिससे एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर असर पड़ता है। चलो आगे लिखो, फैक्टर्स विच अफेक्ट डेल्टा IH। अब देखो भाई, डेल्टा IH है क्या? तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाला एनर्जी है। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट थ्योरी का समझ लो। ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, बाहर में इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन यही है मान लो। और इस आउटर में अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है वो क्या होता है? न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्टेड होता है। ये जो आउटर मोस्ट कोई भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड बाय न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियस का पिछले क्लास में सीख चुके हो भाई, जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रहता है। अब हम लोग को क्या अभी जो कॉन्सेप्ट था डेल्टा IH में कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करना है? बाहर निकाल देना है। इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। दिस इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड। तो कैसे निकालोगे भाई? ये तो न्यूक्लियस इसको पकड़ के रखे हुए है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो इसको रिमूव करने के लिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना होगा। न्यूक्लियर फोर्स मस्ट ब्रेक। जब तक ब्रेक नहीं होगा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब इस न्यूक्लियर फोर्स तो ऐसा कुछ रस्सी से बांधा हुआ फोर्स नहीं ना है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस रस्सी से बांध के तो रखता नहीं, कोई रस्सी को तोड़ दिए इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए। ये तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? तो उसको एनर्जी देते हैं। देयरफॉर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट इसीलिए होता है क्योंकि वो न्यूक्लियर फोर्स से जुड़ा हुआ है। इतना समझने के बाद अब आप ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हुआ, व्हेन न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, तब एनर्जी कम जरूरत पड़ेगी कि ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी इस फोर्स को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? ज्यादा। ज्यादा। बहुत अच्छा। तो व्हेन लिखो इसको, व्हेन न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और पहले सर सीखे। हाँ मोर बोलिए। कैसे सर? वो तो मिनिमम एनर्जी चाहिए ना। ये अब अलग अलग बात कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं कि अब तो ये तो बोल नहीं रहे हैं कि कोई एक ही एटम का इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है। मान लो तुमको A B C D X Y Z बहुत सारे एटम्स है,
किसी का न्यूक्लियर फोर्स कम है, किसी का न्यूक्लियर फोर्स अधिक है, किसी का न्यूक्लियर फोर्स बहुत अधिक है, किसी का न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम है। अलग अलग एटम है तो सबका न्यूक्लियर फोर्स सेम कभी होता ही नहीं है। तो उस केस में कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे हैं कि न्यूक्लियर फोर्स के घटने या बढ़ने से एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होगा कि अधिक होगा, ये किसी एक ही एटम की बात नहीं हो रही, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं सबकी बात हो रही है। किसी एक एटम का ये मिनिमम एनर्जी तो ठीक है, निश्चित है, लेकिन दूसरे का वही एनर्जी हो ये जरूरी नहीं ना है। हर एलिमेंट के लिए डेल्टा आई एच का वैल्यू अलग अलग आता है। तो क्यों अलग अलग आता है यही हम लोग जानने जा रहे हैं। इसी को कहते हैं कि कौन कौन से कारण है जिसका इफेक्ट आई एच पर पड़ता है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स का कम है, कुछ का अधिक है। अगर सबका सेम होता तो हम लोग इस मुसीबत से बच जाते कि भाई इसको पढ़ना है कि क्यों अलग अलग क्यों नहीं है। जब जब अलग अलग है तब जानना जरूरी है कि क्यों अलग अलग है। तो उसके समझ लिए गए। थ्योरी ये आया कि भाई अगर न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होगा किसी भी एलिमेंट में, अगर न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो उसका डेल्टा आई एच का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो कंप्लीट कीजिए, व्हेन न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रांग मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड हायर इज इट्स डेल्टा आई एच। लिख लिए? अब जरा ये बताइए, पिछले क्लास में जो पढ़े हैं कि भाई न्यूक्लियर फोर्स कैसे घटता बढ़ता है, पिछले क्लास में पढ़ चुके हो एटॉमिक रेडियस में? जल्दी से बताओ, न्यूक्लियर फोर्स कैसे घटता बढ़ता है? प्रोटॉन बढ़ेगा तब न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा। बहुत अच्छा। एटॉमिक रेडियस पर भी डिपेंड करेगा। अगर रेडियस यस छोटा सर। हो गया, रेडियस यस सर। रेडियस छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा, तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा। तो अगर आप ये समझ गए कि कब न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है, तो ये समझ जाइएगा कि कब डेल्टा आई एच का वैल्यू बढ़ता है। चलो आगे लिखो, फर्स्ट पॉइंट यहीं से शुरू करो। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स, हालांकि ये लिख चुके हो फिर भी एक बार लिख लो। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स हायर इज डेल्टा आई एच। सेकेंड, स्मॉलर atomic radius stronger is nuclear force, higher is delta IH। रेडियस छोटा, इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ते ही डेल्टा IH बढ़ जाएगा। When orbit number remains same, अगर ऑर्बिट सेम हो तब उस केस में मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन stronger is nuclear force and higher is delta IH।
चलो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। और फोर्थ है बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आपको याद है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब स्टेबल होता है? यस सर। जब उसका आउटर मोस्ट सर इसका आउटर मोस्ट सेल फील हो। इलेक्ट्रॉन फेल कहाँ से? इसको कहते हैं हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड। ये न पढ़े हो यस ओम्स रूल सर। में कहते हैं ना कि हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट इज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर डेल्टा IH इंक्रीजेस। तो पहला जो 3 पॉइंट है वो तीनों न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड है, लेकिन चौथा पॉइंट न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड नहीं है, ये है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, कि अगर एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो जाने का मतलब है उसका हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हो, डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो, पी में 3 इलेक्ट्रॉन हो, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो यही तो होता है हाफ फिल्ड फुल फिल्ड। ऐसा होता है तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है, और डिफिकल्ट हो गया तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए डेल्टा IH बढ़ जाता है। और फिफ्थ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यह है कि व्हेन outermost orbit is same for different elements, अलग अलग एलिमेंट हो लेकिन सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेम हो, तब एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है और वहां के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स भी सबसे अधिक होता है। तो व्हेन outermost orbit is same for different elements, it is more difficult to remove electron from s orbital as compared to p, d और f orbital। जैसे मान लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 हो तो 4s से निकालना इज मोर डिफिकल्ट देन 4p, मोर डिफिकल्ट देन 4d, मोर डिफिकल्ट देन 4f। ये बताया जा रहा है कि फोर्थ ऑर्बिट के sp-df में इलेक्ट्रॉन हो तो ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी बताया जा रहा है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। दिस इज डिफिकल्टी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। सबसे डिफिकल्ट है एस ऑर्बिट से, किसी भी ऑर्बिट के, किसी भी, फोर्थ हो फिफ्थ हो, फिफ्थ होगा तो 5s 5p 5d 5f, अगर थर्ड ऑर्बिट है तो 3s 3p 3d, सेकेंड ऑर्बिट है 2s और 2p। तो s से निकालना मोर डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू p, उससे कम डिफिकल्ट होता है d, उससे कम डिफिकल्ट होता है f, क्योंकि s इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस।
तो ये जो चलो क्लियर है ना। ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, रेडियस इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर फोर्स घटता है और इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाता है। तो आपसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम पूछा जाएगा तो कहिएगा लिथियम सबसे छोटा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे अधिक होगा, रुबिडियम सबसे बड़ा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम में पूछा जाएगा तो कहिएगा स्ट्रोंशियम सबसे बड़ा है तो इसका वैल्यू सबसे कम, बेरिलियम सबसे छोटा है तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे अधिक। In a group from top to bottom, delta IH decreases। बस यही कंक्लूजन लिखिए, सारे डिस्कशन का कंक्लूजन यही हुआ।